नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाग्राम महायोजना के तहत चुने गए गांवों के लिए ग्राम विकास योजना बनाने के निर्देश दिए। तो उन्होंने कहा कि पंचायत की जमीन की पहचान कर गांव वालों से सलाह लेकर योजना बनाई जाए ताकि गांव की आज और भविष्य की जरूरतें पूरी हों। उन्होंने कोहंड, सौंध, दिघोट, औरंगाबाद और खानपुर कला गांव के विकास प्लान देखे और अधिकारियों से कहा कि हर सेक्टर की अलग योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की सांस्कृतिक पहचान और पुरानी परंपराओं को बनाए रखा जाए और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। इस योजना के तहत 21 महाग्रामों में सड़क, पानी, सीवरेज, हरित क्षेत्र और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे गांव में जीवन आसान होगा। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री राजेश नागर ने डीएफएससी के पत्र का जवाब न देने पर इंस्पेक्टर रविंद्र को सस्पेंड करने के आदेश दिए। उन्होंने इंस्पेक्टर रविंद्र, नवीन और अशोक के खिलाफ कानूनी राय लेकर पुलिस में केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए। मंत्री राजेश नागर ने वीरवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में 17 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 6 मामलों को जांच के लिए लंबित रखा गया। इसके अलावा मंत्री राजेश नागर ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले मैं ज़्यादातर सभी जो शिकायती थी नहीं जो आई हैं, ज़्यादातर उनके जो भी काम थे वो पहले ही कर दिए गए हैं और इस तरह से बस खाली इंस्पेक्टर के खिलाफ जो एक कंप्लेंट आई है कि भी इंस्पेक्टर की कुछ गड़बड़ी पाई गई है बारदाने में और कुछ चार्ज का मैटर था, तो उसके लिए आदेश दे दिए कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए और उसके जांच के बाद अगर बनता है तो उसके FIR। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि पिछले चुनाव में जिनसे जनता को उम्मीद थी उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश के लिए नहीं लड़ सकती और विधानसभा में गायब रहती है। उन्होंने कहा कि SYL मुद्दे पर पंजाब चुनाव से पहले कुछ नहीं करेगा। उन्होंने बजट में मनरेगा, लाडो लक्ष्मी योजना और बुढ़ापा पेंशन में कटौती पर सवाल उठाए। कहा कि हरियाणा में 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं जिन्हें भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं और इनेलो को और देख रहे हैं। पर ये सरकार गिराने के लिए आपको चाहिए 45 विधायक। अब यो कांग्रेस में 45 तो छोड़ो, 40 तो छोड़ो, इनके 37 भी पूरे नहीं थे, 30 विधायक भी पूरे नहीं थे, 11 पहले बात लिए। यो इनका डोल है। ये लोग कहते हैं हम सरकार से सवाल करेंगे जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि जो विधानसभा में बैठ के सवाल का जवाब दे दे। ये लड़ेंगे इस प्रदेश के लिए। इनकी शक्लों पे दिख जाता है। ये जब विधानसभा जाते हैं ना, चैन की सांस लेते हैं, हाँ जी बच गए, अब की बार अभी सिंह जी ने नहीं तुम्हारी पोल खोल देंगे। इनको और किसी चीज का फर्क नहीं, इनको तो अपनी पेंशन चाहिए, इनने अपनी पेटी ग्रांट की है, दिहाड़ी बनानी और इन्होंने टप लेना है। और जब इनसे सवाल करा जाता है। नूंह के यासीन मेव डिग्री कॉलेज में बीजेपी की जिला कार्यशाला का सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक दीपक मंगला और जिला प्रभारी समय सिंह भाटी मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन रहे। सैकड़ों बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मौजूद रहे। कार्यशाला में VBG रामजी योजना और ग्रामीण जन जागरण अभियान के लाभों की जानकारी दी गई। दीपक मंगला ने मनरेगा के सुधार और रोजगार बढ़ाने के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। आज हमारे नूंह जिले की VBG रामजी के विषय को लेकर के यहाँ कार्यशाला थी, जिसमें कि जो
हमारे कांग्रेस के और विपक्षी दल इस अधिनियम को लेकर के जो झूठा प्रचार कर रहे हैं वो उनका झूठा प्रचार ना हो और इस कार्यशाला के माध्यम से कार्यकर्ताओं के अंदर, आम जनमानस के अंदर जो हमारी बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 है, जो 100 दिन की जिस पहले जो रोजगार मिलता था वो 125 दिन हो गया है। जो बीजेपी के सौरभ जोशी ने चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। बता दें कि उन्हें 18 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के योगेश डिंगरा को 11 वोट मिले और कांग्रेस के गुरप्रीत गोभी को 7 वोट मिले। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी के सुमन शर्मा ने डिप्टी मेयर पद का चुनाव भी जीत लिया है। बता दें कि सुमन शर्मा को 18 वोट मिले, जबकि आप पार्टी के उम्मीदवार जसविंदर 11 वोट मिले हैं उन्हें। तो वहीं मेयर बनने के बाद सौरभ जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके लिए भावुक क्षण है और ये बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जीत है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रेरित लोकहित में काम करने का संकल्प बताया। तो सौरभ जोशी नहीं जीता पहली बार। भारतीय जनता पार्टी के वो सैकड़ों कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे काम करते हैं, केरल जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, अरुणाचल जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में जो काम करते हैं, आज उनके आशीर्वाद से उन कार्यकर्ताओं के जो दिन रात लोकहित में जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर आज हमने ये 3 पद। बीजेपी के सौरभ जोशी ने मेयर पद चुनाव जीता है और अब सौरभ जोशी चंडीगढ़ के मेयर बने हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान सौरभ जोशी को 18 वोट मिले, तो वहीं आम आदमी पार्टी के योगेश डिंगरा को 11 वोट मिले और कांग्रेस की गुरप्रीत को 7 वोट मिले। इस पर अब चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ जोशी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। आते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट्स को मौका दें, बाकी उनके भी वेट पर है और हमारे लोग साथी एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ खड़े हैं। क्योंकि अगर हमने अपील की थी ना, हम इस पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं कि किसी को संपर्क करें या किसी को संपर्क करें। उनके लोगों ने बहुत हमारे लोगों को संपर्क करने की कोशिश की दोनों दलों में, पर आप देख सकते हैं कि 6 के 6 पार्षद मेरे साथ आए हैं, पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ खड़े हैं और आज ईमानदारी के साथ कांग्रेस के हक में वोट डालें। मैं किसी का फोन नहीं बंद कराया, जब बार बार फोन करके तंग कर रहे हैं, थोड़े सामने आ रहे हैं तो लोग बंद करते हैं। इन्होंने फोन सवेर दे जागे हुए थे, रात को थक गए सी, रात को 1 बजे तक लोग फोन करी जाते हैं। यमुनानगर से सामने आया ये मामला सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर एक बड़ा सवाल है। डिलीवरी के दौरान एक महिला के पेट में सर्जिकल पट्टी छोड़े जाने जैसे गंभीर लापरवाही के बावजूद अस्पताल प्रशासन और संबंधित डॉक्टरों ने लंबे समय तक सच्चाई छुपाई रखी। तो ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में भी कोई साफ जानकारी नहीं दी गई। करीब 10 महीने तक पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकता रहा। आखिरकार प्रशासनिक जांच के बाद 5 डॉक्टरों पर मामला दर्ज हुआ है। अब पीड़ित परिवार की मांग है कि सिर्फ केस दर्ज करने तक सीमित न रहते हुए दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की दोबारा कोशिश न की जाए। मेरा नाम उसामा है, मेरे खातून मेरी पत्नी है। हम बहुत घूमे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे, डॉक्टर प्रदीप पे भी गए, डॉक्टर मेहता पे गए। उन्होंने 3 अल्ट्रासाउंड करे, 1 सीटी स्कैन करा, उसके बाद भी उन्होंने गुमराह किए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल बनाई। तो हम फिर वहाँ से आर तक के हम ओजस हॉस्पिटल में गए। वहाँ से हमें पता चला कि पेट में पट्टी छोड़ी हुई है। तो 23 जून को वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो निकली और हम इसमें हमारा साथ दिया बहुत कमेटी ने। कृष्ण कुमार बेदी मंत्री जी का हम इसमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी आगे जैसे अब तक FIR हुई, आगे कार्रवाई हो, उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनके लाइसेंस रद्द किए जाए। इसमें मेहर खातून बीबीपुर गांव की रहने वाली हैं। उनका 13/3/2025 को SP हॉस्पिटल जगाधरी के अंदर सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनको पेट में दर्द रहने की शिकायत हुई, जिसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को गुड़िया में चेकअप कराया। उन्होंने सलाह दी कि आप इसके बारे में CT स्कैन कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं।
तो उसके बाद वो डॉक्टर अपना प्रदीप तैलान के पास उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। फिर उनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने इलाज करता रहा। कमेटी द्वारा जांच की गई है। जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद शिकायत मिलने पर FIR लॉन्च की गई है। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत पल्ला पुल स्थित ट्रैफिक पुलिस बूथ पर एक गंभीर मामला सामने आया, जहां चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने एक कार से करीब 100 लीटर अवैध पेट्रोल बरामद किया, जिसे प्लास्टिक की बोतलों में भरकर ले जाया जा रहा था। बता दें कि इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ को इस तरह से ढोना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि ये सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। पलवल में नगर परिषद के बस अड्डे के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के इससे फुटपाथ और रेहड़ी वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। किटवाड़ी चौक से बस अड्डे तक का सर्विस रोड चौड़ा नजर आया। नगर परिषद की टीम ने ट्रैक्टर में अतिक्रमण करने वालों का सामान भर लिया। सफाई अभियान भी जारी रहा और सड़क पर ट्रैफिक अब स्मूथ चल रहा है। दरोगा अशोक ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। द्वारा कार्रवाई की जा रही है जी। जो पब्लिक ने रोडों पे रेडी वगैरह बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, इनकी वजह से नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो अतिक्रमण को हटाने के लिए तो आगे भी जारी रहेगी? हाँ जी, ये आगे भी जारी रहेगी। अभी कहाँ किया आज? ये हमने बस स्टैंड से किटवाड़ी चौक तक और किटवाड़ी चौक से सीधा बस स्टैंड तक, दोनों सर्विस रोड। क्या कहना चाहोगे ऐसे अतिक्रमण करने वालों को? यही कहना चाहते हैं कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, शहर में जाम मुक्त होना चाहिए और शहर में साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। एक बार हो जाओ ना इकट्ठे। यूजीसी के नए इक्विटी रूल को लेकर पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इसमें नए नियम के एक प्रावधान सेक्शन 3C को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नए नियम पर स्टे लगा दिया है। अदालत ने सरकार और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा कि तब तक 2026 के रेगुलेशन स्थगित रहेंगे। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस बीच यूजीसी के 2012 के रेगुलेशन लागू रहेंगे। हरियाणा महेंद्रगढ़ के नेशनल हाईवे 152D पर गांव बूचावास के टोल प्लाजा के पास एक कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। तो आपको बता दें कि 3 दोस्तों की उसमें मौत हो गई है और तीनों को कनीना CHC में पहुंचाया गया। तो आपको बता दें कि पुलिस ने हादसे की जानकारी परिजनों को दी और घटना पर मिले साक्ष्य और परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात चालक पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संत रामपाल के आश्रम पर भिवानी गए हुए थे जी, और जब वहाँ से होकर चले गए थे, वापसी में जब आ रहे थे तो यहाँ ये महेंद्रगढ़ के इस रोड के पास ये पुल पर चल रहे थे, किसी टोल के पास। वहाँ कोई सामने कोई ट्रक था अज्ञात वाहन, उसमें इनकी टक्कर हुई है और टक्कर लगने पर ऐसा फिर हमको जैसी सूचना मिली कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, द्वारा पुलिस हमारे परिजनों पर वहाँ सूचना पहुँची है। फिर हम रात्रि को वहाँ से उसी समय चल दिए हैं और रात्रि की है करीब हम यहाँ 11-12 बजे आ गए हैं, 10-11 बजे। तो हमने हॉस्पिटल के अंदर ही रात्रि को हम रहे हैं। 2 तो इस कनीना हॉस्पिटल पर हैं
और एक रोहतक रेफर कर दिया है भागचंद जी, तो वो रोहतक में है। सर इसमें कौन कौन लोग सवार थे, कहाँ के रहने वाले थे ये सभी राजस्थान के अलवर जिले के, और अलवर और भरतपुर जिले के, दो तो अलवर जिले के हैं, भागचंद जी और रमेश जी तो अलवर जिले के हैं, मीणा जाति से हैं। भागचंद जी ऑफिस कानून को है रेवेन्यू में, और रमेश जी टीचर हैं, और खेमचंद जी बड़े जमींदार हैं। कल 5:30 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली थी कि ये बाउंड्री कुछ आपास के पास एक्सीडेंट हो गया है, तो तुरंत 112 हमारी गाड़ी चली गई थी। उसके बाद पीछा को दे दिया था। उसमें 3 व्यक्ति राजस्थान अलवर के रहने वाले थे, और जिनको CHC करीना लेकर गए। करीना जाने के बाद में से एक पेशेंट को बहुत तकलीफ रेफर कर दिया था। दोनों की डेथ है वहीं करीना CHC में हुई। तो और आज सुबह सूचना मिली कि जो PGI गए थे उनकी वो भी एक्सपायर हो गए हैं। तो हमने पोस्टमार्टम के लिए कागज तैयार कर दिया, FIR लॉन्च कर दी है और आगे कार्रवाई। सर किसके साथ भिड़ंत हुए, कुछ पता लगा अभी तक? अननोन व्हीकल है, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ये कहाँ से कहाँ जा रहे, सर कहाँ के रहने वाले हैं? साइड के हैं, गाँव में, और ये कुछ आवाज 152 से चढ़े थे नामों की तरफ। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित होगा। इस बार मेले की थीम आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव है। मेले का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति करेंगे और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत विशिष्ट अतिथि होंगे। इस बार मिस्र सहयोगी देश होगा, जबकि उत्तर प्रदेश और मेघालय सहयोगी राज्य रहेंगे। मेले में 50 देशों की भागीदारी, 1200 से अधिक स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राज्यों के खान पान की झलक देखने को मिलेगी। पिछले साल 15 लाख पर्यटक पहुंचे थे और इस बार संख्या बढ़ने की उम्मीद है। 1987 से 1987 से सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई। इसके बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया और अब की बार का सूरजकुंड मेला 39वां सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव के नाम से इसका टाइटल रखा गया है। और जिस तरह से हमने पिछली बार 38वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने के पास सारी फीडिंग आई होगी, फीडबैक भी पूरा आया है कि जिस तरह से इसकी सुंदरता और छटा दिन पर दिन हर साल बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है, लोग भाई इंक्वायरी करते हैं, फोन करते हैं। और अब की बार 31 जनवरी से और 15 फरवरी तक जो है मेले का आयोजन रहेगा। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।